कुछ बात तो है तेरी बातों में, जो बात यहाँ तक आ पहुंची। हम दिल से गए, दिल तुम पे गया, और बात खुदा तक जा पहुंची। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है, जिस एपिसोड का आपको बेताबी से इंतजार था। गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। नॉवल स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं हम्बली माजरत ख्वाह हूँ कि कुछ अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर मैं आपसे कनेक्टेड नहीं रह सकी। इस दौरान आपकी मोहब्बतों, चाहतों और खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। मुझे उसे जिंदा रखना ही था, यही वादा था। वो बचपन से ही आजम शेराजी की सख्त तलख बातें सुनता आ रहा था। हॉस्टल में तो जब्त हो देता था, कई कई रातों तक सो नहीं पाता था। उसका तकिया आंसुओं से भीगता रहता था। उसके दिल में अज़ियत ठहरी रहती थी। उसे नॉर्मल होने में वक्त लगता था। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने कोई वक्त नहीं लिया था। उसकी आंखें नम नहीं हुई थी। वो अपने कमरे में छुपकर रोया नहीं था। उसके अंदर एकदम से सब सर्द पड़ गया था, सब मुंजमद हो गया था। जमीला दाऊद उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। वो डॉक्टर मुस्तफा और जन्नत को खो चुका था। उसे अपने किसी भी नुकसान पर गम नहीं हो रहा था। अपने किसी भी कुर्ब पर रोना नहीं आ रहा था। उसे अच्छा वक्त याद नहीं आ रहा था। उसे बुरा वक्त साकिन नहीं कर रहा था। वो बेड पर लेटा था और उठकर बाहर आ गया। सामने ही स्विमिंग पूल था। वो पूल के किनारे खड़ा हो गया। अब वो वादे को सोच रहा था जो उसके बाप से किया गया था, उसे जिंदा रखने के लिए किया गया था। भले से वो मिट जाए, फना हो जाए, मगर उसकी सांसें चलनी चाहिए, उसका दिल धड़कना चाहिए। उसकी आंखें नम होकर खुश्क हो गई। उसने अपनी चीखों का गला घोंट दिया, खुद को अंदर कहीं दफन कर दिया। दूर से कहीं हारन की आवाज गूंजी। अकब में शेराजी फार्म हाउस के बैरूनी गेट खोल दिए गए थे। 3 गाड़ियां आगे पीछे अहाते में दाखिल हुई थी। उसने मुड़कर पीछे देखा। सियाह गाड़ी से हारून शेराजी बाहर निकला था। उसके हाथ में बैग था, दूसरे हाथ में मोबाइल था। उसके साथ चंद एक दोस्त भी थे। वो किसी बात पर हंस रहे थे। उनका क्लीन शेव चेहरा तरोताजा था। उनके बाल जल से जमे हुए थे। उनके कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। वो बहुत खुश और पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। वो किसी बात पर कहका भी लगा रहा था। उन्होंने मुलाजमों को कोई हुक्म भी दिया था और फिर उसकी नजर उस पर पड़ी थी और वो अपनी जगह साकत हो गए थे। फारिस वजदान, किसी मुलाजिम का बेटा, वो स्विमिंग पूल के उस पार खड़ा था। वो उन्हें ही देख रहा था। वो अपने दोस्तों में घिरे हुए थे, अपनी जगह मुंजमद हुए थे। अभी तक किसी की भी तवज्जो 14-15 साला उस लड़के की तरफ नहीं गई थी। लॉन में बारबेक्यू का इंतजाम होने लगा था। जो मुलाजिम शेराजी हाउस से साथ आए थे वो अपना काम शुरू करने लगे। कोयले दहकाए जाने लगे। खुली फिजा में धुआं सा भरने लगा। उनका सांस घुटने लगा। अगर जो वो पापा कहते हुए उनके पास आ गया तो वहां कोई मुलाजिम भी ना था, कोई रोक टोक या दीवार भी ना थी। ना मिदहत थी, ना आगा अली था, ना आजम शेराजी थे। अब वहां सिर्फ वो था और उसका बेटा था। 9 साल बीत चुके थे और हारून शेराजी अपने अंदर कहीं वक्त के उसी दायरे में, उसी मुकाम पर खड़ा था। उसका खौफ, उसका खदशा, उसकी घबराहट आज भी वही थी। वो लड़का, वो फारिस, सिर्फ एक लफ्ज पापा और सब खत्म, सब फना। उसने फारिस वजदान की आंखों में आग देखी। हर शय तहस नहस कर देने का जुनून देखा। उसने सब पाने के लिए जिसे छोड़ दिया, वही सब राख करने के लिए अब सामने था। मंजर जैसे एक झलक थी आने वाले वक्त का ट्रेलर कि वो कैसी सकत रखता था,
किस तरह उन्हें बर्बाद कर सकता है, मगर वो ना हुआ जिसका डर था। फारिस वजदान कदम घसीटता अंदर चला गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया, उसने खिड़कियां भी बंद कर दी, उन पर पर्दे डाल दिए, यूं जैसे उसने अपने बाप के दिल की हर हकायत पढ़ ली हो, हर खौफ देख लिया हो, हर खदशा सह लिया हो। आंखों में खदशात लिए हारून शेराजी अपनी जगह खड़ा रह गया। वो आखिरी निगाह, वो मुंजमद, मुर्दा और सुलगती हुई जख्मी निगाह। 9 साल का अरसा बीत गया था, मगर एक 6 साला बच्चे को पुकारते हुए उसकी टांगों के गिर्द लपेटने का वो मंजर ठहरा रह गया था। आज तो कोई रुकावट भी ना थी, ना आगा था, ना मिदहत थी, ना कोई गार्ड, ना मुलाजिम। आज कोई भी नहीं था और उसका बेटा वापस पलट गया था। उसने कोई हरफ अदा नहीं किया था, उसे कोई आवाज नहीं दी थी, उसकी महफिल में मुखल नहीं हुआ था, उसके दोस्तों के साथ नहीं आया था। वो हवास बाख्ता सा अपनी जगह मुंजमद खड़ा था। और तब ही हैदर अजलत में कदम उठाना सदर दरवाजे से बाहर आया। उसे हैरत हुई कि वो आजम शेराजी का पर्सनल गार्ड था। वो हमा वक्त उनके साथ किसी साये की तरह रहता था। उनके हर बैरूनी दौरे पर वो उनके साथ होता था। उसे यकीन नहीं आया कि आजम शेराजी उसके बगैर ही अपने किसी सफर पर थे। हैदर के अंदाज में एक तशवीश नुमाया थी। हारून से बात करते उसने अपनी तसल्ली को उस जानिब जरूर देखा था जहां से फारिस के कमरे की खिड़कियां और बाहर को एक दरवाजा खुलता था। उसलिए हारून शेराजी की आमद गैर मुतवक्का थी। शायद दोस्तों के साथ बहुत अचानक ही प्लान बन गया था। हारून सर झटक कर अपने दोस्तों की जानिब मुतवज्जा हुआ। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की सही की, मगर वो मुस्कुरा नहीं सका। सवाल करती जख्मी निगाहें जहन पर नक्श हो गई। उसकी कैफियत अजीब होने लगी। वो कुर्सी से उठ गया। उसके लिए वहां ठहरना मुश्किल हो गया। वो अपने दोस्तों के साथ खुद प्लान बना कर आया था और अब माजरत कर रहा था। वो यहाँ खाना खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मगर वो यहाँ नहीं ठहर सकता। उसने जरूरी कॉल का बहाना कर दिया, काम का बहाना कर दिया। उसे अपने वादे का भी पास रखना था। उसे अपने मकसद को भी फरामोश नहीं करना था। अगर वो रुक गया तो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और अगर मुड़ गया तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। खुद को कायल करते, समझाते, फायदे नुकसानात गिनवाते वो गाड़ी में सवार होकर उसी वक्त शेराजी फार्म हाउस से चला गया। फारिस एक झलक माजी के तमाम जख्मों को हरा कर गई थी। उसे आरजू जहांगीर याद आ गई थी। उसके साथ गुजरा हुआ एक एक पल याद आ गया था। वो आंखें आरजू की थी, चेहरा भी उसका ही था। 9 साल पहले उसने उसे तोड़ कर रख दिया था। 9 साल बाद उसने वही तासुर अपने बेटे की आंखों में देख लिया था। हैदर फुर्सत से अंदर आया तो मामूली की तरह दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, मगर कमरे में अंधेरा था। हादसे के बाद इन 4 माह में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके कमरे में अंधेरा था। उसने एकदम से हाथ बढ़ाकर लाइट्स रोशन कर दी। वो खिड़की के नीचे कालीन पर बैठा था, जैसा कि अमूमन वो शेराजी मेंशन में अपने कमरे की खिड़की के नीचे बैठा करता था। घुटनों पर कोहनियां रखे, सामने किसी गैर मरई नुक्ते को देखता हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल खामोश और सुनसान सी थी। चेहरा स्पॉट था। वो ठंडे फर्श पर बैठा था, लेकिन उसे सर्दी नहीं लग रही थी। वो कपकपा नहीं रहा था। अपने कमरे में दिन रात रोशनी चाहने के बावजूद वो एकदम से अंधेरे को अपनाने लगा था। हैदर कुछ देर तक अपनी जगह खड़ा रहा। उसे वो ठीक नहीं लग रहा था। उसकी यह हालत यकीनन अपने बाप को देखने पर हुई थी, मगर वो हैरान था। वो फोन पर रिपोर्ट करने के बाद भी हैरान था। वो अपने बाप के पास नहीं गया था। उसने उनकी महफिल में कोई खलल नहीं डाला था, कोई तमाशा नहीं किया था। शेराजी फार्म हाउस में जैसे उसका बाप नहीं कोई अजनबी आया था। एक आदत जो बचपन से थी वो उसी आदत पर कायम रहा था। कमरे की खिड़की की हर जगह एक सी लगती थी। शेराजी मेंशन का सर्वेंट क्वार्टर, उसका कमरा, उसकी खिड़की, वो खिड़की जो एक मुकम्मल खानदान का मंजर दिखाई देती थी। वो मंजर जिसमें उसका बाप हुआ करता था, बाप जो उसके बगैर खुश था, आज भी खुश नजर आ रहा था। हॉस्पिटल में आईसीयू के सामने वो बेंच पर सर झुकाए बैठी थी। मोबाइल हाथ में था। अब तक जाने वो कितनी बार
फारिस वजदान को कॉल कर चुकी थी, मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अदील अहमद को, उसके गार्ड्स को, किसी को इल्म ना था कि वो कहाँ गया था। रात के इस पहर अपनी सुर्ख पड़ती आंखों को बार बार रगड़ते गहरी सांस लेकर उसने सर उठाया था। निगाहें एक बार फिर बंद दरवाजे पर ठहर गई थी। उसका चेहरा तर होने लगा। एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में बैठे रहना मुश्किल हो गया। कमर में दर्द होने लगा था तो उठकर टहलने लगे। लरसते कांपते हाथों से उसे दोबारा कॉल की, मैसेज किए। अब उसे फारिस का मोबाइल बंद मिल रहा था। उसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे वो बस एक ही पल में सब खो देने वाली हो। हाँ, वो सब खो देने वाली थी। नर्स से पूछकर वो नमाज के लिए मुख्तस किए गए एक कमरे में चली गई थी। सजदे में रोते हुए उसने मिसेस शेराजी की सेहतयाबी और फारिस की वापसी की दुआ की। एक बार पहले भी वो सजदे में गई थी अपनी माँ के वक्त। इस कदर सदमे में थी कि ठीक दुआ का मौका ही ना मिल सका था। वो कुछ कर ही ना सकी थी, कुछ कह ही ना सकी थी। और अब वो अपने रब से सब कह देना चाहती थी। गलतियां उससे भी बहुत हुई थी, लेकिन उसकी सजा ये नहीं होनी चाहिए, इस तरह नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी रिश्ता खो देने का उसमें हौसला नहीं था। अब किसी नफरत का मुकाबला करने की सकत नहीं थी। वो फिर से तन्हा बेसहारा नहीं होना चाहती थी। उसने बहुत कुर्ब और शिद्दत से रोते और सिसकते हुए इन तमाम रिश्तों को मांगा जिनकी मोहब्बत की डोरियां उसके हाथों से छूटी जा रही थी। उसके कदमों से जमीन निकल रही थी। उसे सर से आसमान हटता हुआ महसूस हो रहा था। ताहम लबों पर एक ही दुआ थी, भले से उसके हाथ खाली रह जाएं, तन्हाई मुकद्दर हो जाए, रास्ते जुदा हो जाएं, गलती की जो सजा हुई मिल जाए, मगर फारिस वजदान की जिंदगी से मिसेस शेराजी ना जाएं, वो ठीक हो जाएं, वापस आ जाएं। उसकी बहनों ने माँ को उसकी वजह से खोया था। वो खुद को उनका मुजरिम समझती थी। उसकी वजह से फारिस अपने किसी प्यारे रिश्ते को ना खोए, उसकी बस एक ही दुआ थी। उसका माउफ होता दिमाग किसी और नहज पर चल निकला था। जो बातें कभी ना सोची थी वो अब सोचने लगा था। जो ख्याल भी कभी नहीं आया था अब आने लगा था। उसे शहराजी खानदान से अलग होना था। उसे इस घर को छोड़ना था। आजम शिराजी के तसल्लुत से आजाद होना था, और ऐसा सिर्फ एक सूरत ही मुमकिन था। उसने फरार के लिए रात का वक्त चुना था। 12 बजे के बाद वो बाहर निकल गया था। हर सू तारीकी में लाइट पोल्स की रोशनी में बाग का वो रास्ता नुमाया हो रहा था। वो उसमें भागता हुआ पथरीली सीढ़ियों तक पहुंच गया था। ये जगह रोशन थी। यहाँ दिन का समा मालूम होता था। नीचे की तरफ रोड था और ऊपर कहीं रेस्तोरां की खिड़कियां नजर आ रही थी। वो कदम उठाते अपनी जगह ठिठक कर रुक गया था। आजम शेराजी शलवार सूट में मलबूस, स्याह रंग की शाल कंधों पर डाले, अपना गार्ड के हमरा सीढ़ियां उतरते उसी तरफ आ रहे थे। बीच रास्ते में उसे नंगे पैर सीढ़ियां चढ़ता देखकर रुक गए। वो भी रुक गया। 10-12 सीढ़ियों का जो फासला था, वो फासला फिर उन्होंने तय किया था। उनके लिए उतरना आसान था, उसके लिए चढ़ना मुश्किल हो गया था। उसके घुटने छिले हुए थे, जीन्स भी फटी हुई थी। गालिबन वो ऊपर चढ़ते हुए कहीं गिरा भी था। कार हादसे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये पहली मुलाकात थी। वो पहली बार इस तरह उसके सामने आए थे। उसे लगता था कि अगर वो उसे कहीं नजर आएंगे तो वो जब्त खो देगा, वो चीखने लगेगा, वो उन पर हमला कर देगा, मगर वो कुछ भी कर नहीं सका था। वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सका था। क्या यही था वो रौब जो उसके अंदर बचपन से बढ़ते आ रहे थे? क्या ये वही खौफ है जो उसके कदम जकड़ चुका है? उसे तो लगता था नफरत के सिवा वो कुछ भी महसूस नहीं करता। वो कभी भी उनके सामने झुक नहीं सकता, डर नहीं सकता। उसके अंदरान सिर्फ आग जैसे जज्बे थे। तो अब अचानक ये उसके साथ क्या हुआ था? वो रुक क्यों गया था? वो उन पर चीख क्यों नहीं रहा था? कुछ कह क्यों नहीं रहा था? उसके अंदर लावे जैसी आग थी। उसके जज्बात दहकते हुए अंगारे थे। उसकी रूह के जख्म फिर से उधर रहे थे। वो बहुत सी चीखों की जद में था, आईने की तरह टूटकर टुकड़ों में बटा हुआ, अपने अक्स में जख्मी हो रहा था, मगर वो उन्हें कोई भी रद्द अमल नहीं दे सका था। आजम शेराजी उसके सामने थे और वो लब सिए खड़ा था। कहाँ जा रहे हो तुम? उन्होंने कलाई मोड़कर वक्त देखते हुए उससे पूछा।
उसे वो सवाल अपना मजाक उड़ाता हुआ लगा। वो अच्छी तरह से जानते थे बड़ी दुनिया में ना उसकी कोई जगह थी, ना घर, ना मंजिल, और वो फिर भी फरार के रास्ते ढूंढ रहा था। उन्होंने यहाँ वहाँ निगाह दौड़ाई जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। फारिस अपनी आंखों में गुस्सा और कहर लिए अपनी जगह खड़ा रहा। भागने से सांस चढ़ी हुई थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। गार्ड फासले पर रुक गया था। यहाँ से निकलकर कहाँ जाओगे? अपने तौर पर संजीदगी से कुरेदा। आरजू के पास? उसकी मुट्ठियां सख्ती से इस कदर भींच गई कि उंगलियों के जोड़ सुर्ख हो गए। उसकी आंखों से नफरत और उदावत की चिंगारियां फूटने लगी। ऐसा ही एक सर्द और हैबतनाक तासुर उनकी आंखों में भी ठहर गया था। लबों पर तलख मुस्कुराहट सी आ गई। तुम्हारी माँ ने भी मुझे ऐसे ही देखा था जब मैंने उसे नौकरी से निकाला था। उसका ख्याल था वो मुझे फंसा लेगी, लेकिन फिर हारून उसे आसान टारगेट लगा। वो इंकशाफ उसके हवासों पर बिजली बनकर गिरा और वो अंतर तक साकिन हो गया। अदावत के ताने बाने पीछे कहीं और जाकर मिलते थे। नफरत के पीछे एक वजह थी। इंतकाम यूं ही नहीं लिया जाता, बर्बाद करने के लिए भी असूल वज़ा करने पड़ते हैं। वो एक चालाक औरत है, घाटे का सौदा कभी नहीं करती। इंतकाम लेने पर आए तो फिर हर हद से गुजर जाती है। उसके कदमों से जमीन खिंच गई, उसके अंदर तोड़ फोड़ होने लगी। तुम्हारा क्या ख्याल है उसने हारून से तलाक लेने के लिए मुझसे कितने पैसे लिए होंगे? वो मुतवहश सा उनकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था और एकदम से उसकी आंखें झुकी थी। उसने कहीं और देखना चाहा, किसी और तरफ। अभी भले पिछले हफ्ते उसने शादी की है मेरी उम्र के आदमी से। पैसे में इतनी ताकत होती है। लेट्स सी अब ये शादी कितने अरसे तक चलती है। उसे लगा उस पर हंस रहे हैं, उसकी जात का, उसके वजूद का तमस्खर उड़ा रहे हैं। उसे बता रहे हैं वो ऐसी औरत का बेटा है। अगर माँ के पास जा रहे हो तो सोच लो कैसी माँ के पास जा रहे हो। उन्होंने खुद से अपने तौर पर कयास कर लिया था। वो उनके तसल्लुत से आजाद होकर सिर्फ अपनी माँ के पास ही जाना चाहेगा। वो माँ जिसने गुज़श्ता 10 सालों में एक बार भी पलटकर खबर नहीं ली थी। वो औरत जो उसकी जिंदगी में नहीं थी। वो उसके वजूद से ही पहचाना जा रहा था। वो उसका नाम अधूरा कर चुके थे, उसकी पहचान मसख कर चुके थे, उससे तमाम रिश्ते छीन चुके थे। फिर भी उनकी नफरत, उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। उनका दिल नरम नहीं हो रहा था। उनका इंतकाम खत्म नहीं हो रहा था। उन्हें और क्या चाहिए? उसका दिमाग फटने लगा, आंखें नम हो गई। वो मुट्ठियां सख्ती से भींचे, गहरी सांसें लेने लगा। उसके दादा को उससे और क्या चाहिए? वो यहाँ वहाँ देखते हुए अपने अंदर की चीखों में फना हो रहा था। पिछले कुछ महीनों से आरजू हारून से मिलने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? किस लिए? उसे अब क्या चाहिए? उन्होंने आंखों में सख्ती लिए सवाल पूछा। तुम और तुमसे क्या चाहिए? सवाल करके उन्होंने उसकी जात के परखच्चे उड़ा दिए। जे इंटरनेशनल हमारी हरीफ है। वो इस कंपनी के चेयरमैन की अब दूसरी बीवी है। बाकी तुम खुद समझदार हो। मुझसे मिलने आएगी तो मैं तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट उसे दिखा दूंगा। कब्र पर जाना चाहेगी तो वो भी तैयार है। मंसूबा साज ने सब ही मंसूबे तैयार कर रखे थे। उन्हें एक लम्हे के लिए भी अपने लफ्जों की तलखी का कोई एहसास नहीं हुआ, इस बात का भी नहीं कि वो इस मासूम जहन में जहर भरते हुए उसे अपने आप में खत्म करते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो मौत की सरहदों को छू कर पलटा था और अभी तक इस हादसे के असर से बाहर नहीं निकला था। उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि उसके नफ्सियाती मालज ने उसे सदमों से बचाए रखने का मशवरा दिया था। कोई भी ऐसी बात ना हो जो उसकी तबीयत पर गिरा गुजरे, कोई भी ऐसा सवाल जो इस हादसे की याद ताज़ा करे, कोई भी ऐसा वाकया जो उसकी तकलीफ को ट्रैगर कर दे। ये तुम्हारी भूल है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर कहीं जा सकते हो। कदम उठाते करीब से गुजरे। कम अज कम अपने खानदान का तमाशा बनाने के लिए मैं तुम्हें इस औरत के हवाले कभी नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। वो सीढ़ियां उतरने लगे और उतरते गए। अपने गार्ड के हमरा वो सांस रोके उन्हें देखता रहा यहाँ तक वो नजरों से ओझल हो गए। उसने यूं सांस लिया जैसे वो बस आखिरी सांस हो और यूं महसूस किया जैसे वो सचमुच में किसी कब्र में उतारा जा चुका हो। उसे आजम शेराजी से किसी भी नरमी और रहम की तवक्का नहीं थी,
मगर इतनी सख्ती की भी नहीं कि वो उसे जीते जी मार देते, उसकी कब्र में भी तैयार कर लेते। वो बमुश्किल सांस लेते नीचे बैठ गया। दूर से हैदर पथरीली सीढ़ियां चढ़ता उसकी तरफ आ रहा था। उसने उसे देखा और सर गिरा लिया। उस दिन के बाद उसने फरार की कोशिश दोबारा कभी नहीं की थी। रात के आखिरी पहर हारून शेराजी की आंख खुल गई थी और वो उठकर बैठ गया था। हथेलियों पर कितनी ही देर तक सर झुकाए रहा था। वो जब से पाकिस्तान से आया था उसकी कैफियत कुछ अजीब सी थी। रोजमर्रा मामूलात में तो किसी किस्म का फर्क नहीं था, मगर अब रात में अक्सर वो उठ जाता था। उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। बैठे बैठे कोई ना कोई बात करते हुए, सुनते हुए, कोई काम जिम्मे लगाते हुए वो अपने लफ्जों में उलझ जाता था। उसका जहन भटक जाता था। उसकी सोच में बस एक चेहरा ठहर जाता था, समाज में बस एक आवाज उतर जाती थी। गुज़श्ता 9 साल उसने किस कदर मजबूती से, बेहिस्सी से और अपनी जात के लिए बहुत मुतमिन होकर गुजार दिए थे। उसके पास अपने हर फैसले की हुज्जत और दलील थी। वो खुद को मजलूम समझता था। बाप का फैसला जबरन मुसल्लत किया गया था। उसे मानना उस पर फर्ज कर दिया गया था। जो वार आरजू जहांगीर ने उसकी जात पर, उसके एतमाद पर किया था, तो इस वार से वो इन 9 सालों में ठीक नहीं हो सका था। उसके लिए आरजू जहांगीर और फारिस एक हो गए थे। अपनी इस जात से निकलने के लिए वो दोनों को ही नजरअंदाज करने लगा था। आरजू उसकी जिंदगी से निकल गई थी। फारिस को उसने खुद ही निकाल दिया था। उसका एक माजी, उसकी गलती, उसकी जिंदगी का एक नापसंदीदा बाप हो गया था। उसका सिर्फ एक ही बेटा था। वो उस पर खुद को यकीन दिला चुका था। अपने नाम, स्टेटस, खानदानी जाओ वहशत के हिसाब वो खुद को एक बुत में ढाल चुका था। उसकी सोच अपने बाप जैसी हो गई थी। उसकी नजर अब किसी मुमकिन स्कैंडल पर ठहर गई थी। उसके हरीफों को कमजोरी मिल जाएगी और उसकी जात पर कीचड़ उछाले जाएंगे। आरजू जहांगीर ने शोहरत, दौलत और दुनियावी कामयाबियों के लिए हर हद पार कर डाली थी। उसके मुतालिक जो खबरें मीडिया की जीनत बनती थी वो अच्छी नौयत की नहीं थी। ऐसी किसी भी औरत की जिंदगी का हिस्सा या उसका साबका शोहर होना उसके लिए शर्मिंदगी का बायस था। उसे अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ था। आरजू से उसकी औलाद नहीं होनी चाहिए थी। उसे चाहिए था वो फारिस को वापस लाने की बजाय किसी फोस्टर होम में छोड़ देता। इससे ये होता कि वो उसकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर खारिज हो जाता, किसी सजा की तरह उसके आसपास ना रहता। उसकी सोच को एकदम से ब्रेक लगी थी। वो अपनी जगह रुक गया था, पत्थर हो गया था। वो ये क्या सोच रहा था, क्या चाह रहा था? वो ऐसा पहले तो कभी नहीं था, ऐसा बेहिस तो कभी नहीं। वो अब ऐसा क्यों हो रहा था? मतवहश होकर उसने अपना सर पकड़ लिया था। गुज़श्ता 9 सालों में सिर्फ इब्तदाई चंद महीने उसके लिए मुश्किल हो रहे थे, जब वो अपने छोटे से बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर गया था। और अब अचानक उसके लिए हर लम्हा बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बेटे की आंखों ने उसका सुकून छीन लिया था। वो आंखें उनकी आंखों में घिर गई थी। वो तासुर सब राह कर रहा था। सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी। कार हादसे के पूरे 6 माह बाद वो लंदन जा रहा था। ये उसका पहला सफर नहीं था। हाँ, मुख्तलिफ नौयत का जरूर था। वो मुल्क से बाहर जा रहा था और यकीनन हमेशा के लिए जा रहा था। एयरपोर्ट पर परवाज से पहले और हेंथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी हैदर मुसलसल किसी से अपने फोन पर राब्ते में रहा था। पल पल की खबर थी जो वो पहुंचा रहा था। उस पर नजर रखने की हदायत दी जा रही थी। हैदर को शक था वो कुछ कर ना ले। मुमकिन है एयरपोर्ट पर ही गुम हो जाए, बाहर निकलते ही फरार हो जाए। उसे फारिस की खामोशी किसी तौर नॉर्मल नहीं लग रही थी। जैसा आगा ने बताया था तो इस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। ताहम उसने कुछ ना किया। एयरपोर्ट से बाहर गाड़ी उनकी मुंतजिर थी। वो गाड़ी में सवार हुए तो एक बार फिर कॉल आई। उसने कॉल सुनने के बाद ड्राइवर को कोई और एड्रेस दिया और इस तमाम अरसे में फारिस वजदान चुपचाप बाहर गिरती हुई बर्फ को देखता रहा। गाड़ी लंदन की सड़कों पर दौड़ती हुई एक रहायशी कॉलोनी में तवील शहरा के इतराफ में बने एक घर के सामने रुक गई थी। सुबह का वक्त था। आसमान बादलों से ढका हुआ। लंदन में गुज़श्ता कई रोज से जारी रहने वाली बारिश चंद सातों के तौक़ुफ़ के बाद फिर से शुरू हो चुकी थी। हैदर ने सीढ़ियां चढ़कर बेल बजाई थी।
फारिस सर झुकाए उसके पीछे खड़ा था। उसके दोनों हाथ कोट की जेबों में थे। मफलर गर्दन के गिर्द लिपटा था। तासुरात संजीदा। हेजर आंखों में एक खामोशी सी ठहरी हुई थी। उसकी निगाहें बंद दरवाजे से स्याही माइल स्टेप्स पर और फिर बर्फ की दबी सतह पर जम गई थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया था। हैदर ने बेसाख्ता भूमि उचकाई थी। दरवाजा खोलने वाले को एकदम से सदमा हुआ था। जिस सरायत से दरवाजा खुला था उसी सरायत से बंद होने ही वाला था कि हैदर ने अपना चौड़ा कंधा फंसाते हुए उसकी हर कोशिश नाकाम बना दिया था। लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। तुम यहाँ? उजरे बिखरे हल्का सा कर्ल लिए सुर्खी माइल शेड देते स्याह बाल, हल्की सी तराशीदा दाढ़ी, स्याह फ्रेम वाले ग्लासेस से झांकती स्याह तारीक आंखें, मुंह में बर्श लिए उसने बेसाख्ता थूक निकला। हेलो राहिम, कैसे हो? हैंडल पर गिरफ्त जमाए वो बामुश्किल सदमे से निकला। दरवाजा छोड़कर उसे अंदर आने का रास्ता देता पीछे हटा। फारिस हैदर के पीछे खामोशी से अंदर आ गया। बुरश हाथ में पकड़े वो वॉशरूम में चला गया। हैदर उसके पीछे दरवाजे में आ खड़ा हुआ। उसे तफसील से कुछ बताने लगा। फारिस आतिशदान के सामने खड़ा था। उनकी आवाज बहुत आसानी से सुन सकता था। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि फारिस तुम्हारे साथ यहाँ रहेगा। दांतों पर ब्रश करते खांसते मुंह धोकर वॉशरूम से बाहर आ गया। मजाक कर रहे हो मुझसे? ये भला यहाँ क्यों रहेगा? हैदर संजीदा था। उसके तासुरात में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ था। बड़े साहिब का हुक्म है। तुम्हारे बॉस कहीं भूल तो नहीं गए कि मैं अब इनके लिए काम नहीं करता हूँ? दांत पीस कर जोर दिया। बेहतर था रहाइश का कोई बंदोबस्त ही कर लेते कि हम तुम तक ना पहुंच सकते। हैदर ने तंज किया। फ्री में नहीं रहता, किराया देता हूँ। वो चिढ़ गया। इतने बड़े घर का जो छोटे से फ्लैट जितना किराया तुम देते हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब तुम्हारे बॉस का कोई मसला नहीं है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? पेशानी बल डाल के पूछा। भले मुझे क्यों तकलीफ होगी? जो बातें तुम भूल रहे हो वो याद दिला रहा हूँ। राहिम लब भींचे उसे घूरता रहा। तो फिर क्या सोचा है? चंद लम्हों का तवक्कुफ देकर उसने पूछा। इनकार। इस चुड़ैल अलीजे की वजह से मैं शेराजी खानदान के किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। वो शेराजी खानदान से नहीं है। खिड़कियों के पास खड़े फारिस वजदान ने वो जुमला वाजिया सुना था। वो खिड़की से बाहर बर्फ को गिरता हुआ देख रहा था। उसकी बाएं तरफ आतिशदान में शोले से भड़क रहे थे। राहिम ने गर्दन मोड़कर राहदारी से लाउंज की तरफ उसकी पुश्त को देखा। किसी दोस्त का बेटा है, यही समझ लो, लेकिन बहुत अहम है। पाकिस्तान में इसकी जिंदगी को खतरा है, इसलिए यहाँ लाना पड़ा। कैसा खतरा? सीने पर बाजू बांध के जरा दिलचस्पी दिखाई। उसकी आंखों में जोश और तजस्सुस नजर आ रहा था। है कोई खतरा? तुम्हें तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ रहेगा, तुम इसका खेल। कैसा खतरा? सीने पर बाजू बांध के जरा दिलचस्पी दिखाई। उसकी आंखों में जोश और तजस्सुस नजर आ रहा था। है कोई खतरा? तुम्हें तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ रहेगा, तुम इसका मुकम्मल ख्याल रखोगे और बस। और बस? वाओ, ग्रेट। ये काम अगर इतना आसान है तो तुम क्यों नहीं कर लेते? राहिम, क्या इस बहस में पढ़ना जरूरी है? हैदर के लहजे में अब के उकताहट थी। बिल्कुल बहुत जरूरी है। पिछली बार तुमने मुझसे 6 माह की बात करके वहाँ पूरा 1 साल लटकाए रखा था। ऊपर से वो गुलहरी अलीजे शिराजी, उसने जितने मुझे पाकिस्तान में ख्वार किया है, इतना ख्वार तो मैं तुम्हारे आजम शिराजी साहिब के साथ काम करके भी नहीं हुआ। मुझे अभी तक डरावने ख्वाब आते हैं। तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ, इसलिए तुम मुझे हमेशा यूज करते हो। आजम शिराजी साहिब को अपने फैमिली मामलात में तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं होता। हैदर ने कहा। हाँ, लेकिन ये फैमिली तो नहीं है। एक मैंने खेज मुस्कुराहट के साथ लाउंज की जानिब इशारा करते बड़े मजे से दीवार के साथ कंधा लगाकर खड़ा हो गया। हैदर को बात खत्म हो जाने के बाद पता चला वो क्या कह चुका है। लिसन। हैदर ने जब्त करके पेशानी मसली। हाँ, सुन रहा हूँ। अपने लंबे कद के साथ उसकी तरफ झुका। कोई राज की बात है तो कान में बता दो। तुम जानते हो मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि असल मामला क्या है। क्या तुम थोड़े से प्रोफेशनल होकर बात नहीं कर सकते? बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा हूँ। वो क्या है कि मुझे तुम पर और तुम्हारे बॉस पर कोई भरोसा नहीं रहा।
कंधे उचकाकर अपनी जेबों में हाथ डाल लिए। हाँ, भरोसा नहीं रहा, लेकिन घर उनका इस्तेमाल करना है। कितनी बार बताऊं, फ्री में नहीं रहता। बुरा मानकर किचन में चला गया। कुर्सी घसीट कर टांग पर टांग जमाए बैठ गया। हैदर ने कलाई मोड़कर वक्त देखा। उसे देर हो रही थी। 9 बजे से पहले पहले उसे कहीं पहुंचना था। उसने ब्रीफकेस से कुछ कागजात निकालकर उसके सामने रखे। सरसरी सी नजर दौड़ाते वो एक बार फिर सीधा हो बैठा। तुम्हारे बॉस को खुद आकर बात करनी चाहिए थी। तुम्हारे साथ सभी मामलात शुरू से मैं तय करता आया हूँ। हैदर सामने खड़ा रहा। हाँ, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसे तुम पाकिस्तान से यहाँ हिफाजत के लिए लाए हो और फिर भी मुझे हायर करना चाह रहे हो, जबकि इसे कोई खतरा भी नहीं है। ये तो हैदर खुद भी नहीं जानता था आजम शिराजी साहिब ने ये फैसला क्यों किया था। खतरा यहाँ भी हो सकता है। उसने हाथ उठाकर नफी में सर हिलाते उसकी बात रद्द कर दी। बात यहाँ सिर्फ जिंदगी की नहीं है। तुम्हारे बॉस को मुझसे कुछ और भी चाहिए। उसने मेज के वस्त में रखे कैंडी बॉक्स से एक कैंडी निकाल ली। हैदर चुप रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हिफाजत नहीं करनी, नजर रखनी है। साथ ही हंस दिया। उसके साइड वाला दांत हंसने पर लबों को छूने लगा था। हैदर ने गहरी सांस लेकर पेन उसके सामने रख दिया। समझदार हो, बात की तह तक खुद ही पहुंच गए हो तो साइन भी कर दो। शायद मर्जी की हो तो ही साइन करने में आसानी होती है। राहिम, आई एम गेटिंग लेट। मुझे भी अपनी वर्कशॉप में काम करना है। सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। मिसेस ग्रांट अपने कैफे की सफाई करवा रही हैं। उन्होंने तमाम पड़ोसी लड़कों की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा है। कल शाम 7 बजे तक वो मुझे काम भी करना है। उसने गहरी सांस लेकर कंधे उचकाए, जैसे रोए जमीन पर इस जैसा मसरूफ इंसान कोई नहीं है। क्या चाहते हो? 0 बढ़ा दो। वो चंद लम्हों तक तहम्मुल से राहिम के मुस्कुराते चेहरे को देखता रहा, फिर झुककर पेन उठाया, 1 0 का इजाफा कर दिया। एक और। हैदर की गिरफ्त कलम पर सख्त हुई। नजर उठाकर उसे देखा। ये काफी बड़ी रकम है राहिम। आवाज में गिराहट आ गई। जो काम तुम मुझे दे रहे हो वो भी छोटा नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक बच्चे का ख्याल रखना है। हैदर जिच होकर बोला था। वो बच्चा नहीं, टीनेजर है। टीनेजर ज्यादा मुश्किल होते हैं। भुएं सकेर कर उसे देखते जरा सा तरद्दुद करते उसने 0 बढ़ा दिया। 6 माह तक के लिए ये काफी कतीर रकम थी। राहिम ने चेक को उठाकर लहरा कर देखा, जरा एतमीनान से अपनी जेब में डाल लिया, झुककर सफात पर साइन कर दिए। वो जान गया था बात कुछ और थी। मसला छोटा नहीं था। वो एक ऐसे लड़के की जिम्मेदारी उसे सौंप रहे थे जिसके मुतालिक कोई भी आगाही वो उसे देना नहीं चाहते थे। कुछ ही देर बाद वो फारिस से बात करके वहां से चला गया था। राहिम काफी के मग तैयार करके लाउंज की तरफ आ गया। तारुफी मराहिल से भी तो गुजरना था। भाप उड़ाते मग उसके हाथों में रहे कि वो लड़का आतिशदान के सामने वाले सोफे पर अपने कोट, मफलर, दस्ताने, जूते समेत सो गया था। सफरी थकान उनके चेहरे से अयां थी। ग्रेट। उसने पहले एक कप से घूंट लिया, फिर दूसरे से लिया, फिर बारी बारी दोनों मगों से घूंट लेता सीढ़ियां चढ़ गया। क्या उसने कॉफी बनाने में ज्यादा वक्त लगा लिया? अभी तो वो नाश्ते के बारे में भी पूछने वाला था। घूमकर राहदारी के आखिर कोने पर दीवार के पास लटके एक सुनहरी पिंजरे के पास चला गया। अंदर तोता था। बाएं तरफ उसका कमरा था। बड़ा बड़ा सा RA लिखा हुआ नजर आ रहा था। डेंजर जोन, सुर्ख रंग में। पिछले साल उसने बगोनिया हाउस के कुछ कमरे किराए पर दिए थे और तब किसी भी किस्म की बैरूनी मदाखले से बचने के लिए दरवाजे को ऐसा शाहकार बना डाला था। अब तो घर खाली था और उसके मजाज से आजिज आकर कोई रहना भी नहीं चाहता था। उसने अपने कमरे का बखेरा समेट डाला। चार्ट बोर्ड, कार्डबोर्ड, तस्वीर, अखबारात के तराशे, मैगजीन के सफ़ों से ली जाने वाली मालूमात और जाने क्या कुछ अलमारी में लॉक करके रख दिए गए थे। कुछ सफ़े आग में झोंक कर जला दिए थे। कुछ चीजें डस्टबिन में फेंक दी थी। जहन में बहुत कुछ चल रहा था। जोर से वार्डरोब बंद करता बराबर वाले कमरे में चला गया। जल्दी जल्दी कुछ गैर जरूरी चीजें समेट कर उसे रहाइश के काबिल बनाया। कमरा ऐसे बेहतर था, बस सफाई नहीं हुई थी। अपने काम से फारिग होकर वो एक बार फिर नीचे आया था ताकि उसका सामान भी कमरे में रख सके। सामान कमरे में पहुंचा के उसके बैग की हर तरह की तलाशी लेने के बाद वो अपने कमरे में बंद था और यकसुई से वो काम कर रहा था जो उस लम्हे करना जरूरी हो गया था।
घर का नाम बगोनिया हाउस था। इसलिए था कि इसमें बगोनिया फूल कभी परवान नहीं चढ़ता था, जल्द मुरझा जाया करता था। तो क्योंकि इस घर में बगोनिया फूल की इतनी अमवात हो चुकी थी कि उसका नाम राहिम ने बगोनिया ही रख दिया था। दूसरी मंजिल की गैलरी में उसने बेइंतहा खूबसूरत फूल लगा रखे थे और वो उसका बहुत ख्याल भी रखा करता था। एक तोता भी था और बाकी वो खुद था। और अब एक फारिस नामी लड़का था। एक पुर इसरार सी खामोशी थी और बेइंतहा तजस्सुस था। वो लड़का राहिम से कोई बात नहीं करता था, उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम के खाने के सिवा वो कमरे से बाहर नहीं आता था। वो रज के उसे ऐसे ही नजरअंदाज कर रहा था जैसे बराबर वाले घर की फ्लोरा ग्रांट उसे करती थी। घर में वाहद एक तोता ही था जिससे राहिम बातें करता हुआ पूरे घर के चक्कर लगाता था। नीचे बेसमेंट में उसका वर्कशॉप था। वो एक मिनिएचर मेकर हाउस था। उसकी एक वेबसाइट थी और वो उस पर ऑर्डर प्रो विक्टोरियन तर्ज के घर बनाता था। ज्यादातर वो बेसमेंट में होता। ऊपर आता तो फारिस उसे ये या तो अपने कमरे में मिलता या फिर सीढ़ियों पर बैठा होता। दोनों के दरमियान बाकायदा तौर पर कोई बात नहीं होती थी। उसे कभी कभार गुमान होता कि उसने हैदर के साथ होने वाली उसकी तमाम गुफ्तगू हर्फ ब हर्फ सुन ली है। तब ही खुद को एक खोल में बंद करके लब सी लिए हैं, जैसे उसे डर हो कि अगर वो राहिम के साथ बात करेगा तो सारे राज अफशा हो जाएंगे। लेकिन ये महज उसका ख्याल था। उसके चेहरे के तासुरात को समझना भी राहिम के लिए मुश्किल था। वो फारिस से कोई बात करना भी चाहता तो वो जवाब नहीं देता था। सुनी अनसुनी किए रुख मोड़ लेता, अपनी जगह से उठ जाता। उसकी आंखें किसी न किसी सोच में गर्क होती। उसका जहन कहीं ना कहीं भटका होता। खाना खाते खाते अक्सर वो रुक जाता, कभी पहले चंद नवालों के बाद और कभी बीच में ही छोड़कर उठ जाता। कमरे में उसकी हर एक शय अपनी जगह पर होती थी। थोड़ी सी भी बेतरतीबी किसी भी शय में नजर नहीं आती थी। रात सोते वक्त कमरे की लाइट्स मुकम्मल ऑन होती। दरवाजा भी वो अंदर से लॉक नहीं करता था। उसके रोजमर्रा के मामूलात को परखते समझते वो अचंभे में पड़ गया। भला एक बेजरर से बच्चे से आजम शिराजी को क्या खतरा हो सकता है। फिर उसे याद आया यहाँ वो उसकी हिफाजत के लिए भी था। बात कुछ और थी, मामला सच में कुछ और था। खाने के बाद उसे कुछ मेडिसिन लेते देखकर उसने वही मेडिसिन उठाकर देखी, पोस्ट पेन थ्रोकोटोमी के लिए। क्या इसकी हार्ट सर्जरी हुई है? भूमे उचका कर सोचा। दूसरी चंद अद्वियात डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह के लिए थी। हैदर मुसलसल उसके साथ राब्ते में था। रोजाना की रिपोर्ट उसे देता था। उसके रवैये के बारे में जानना चाहता था और राहिम को समझ में नहीं आता था उसे क्या कहना चाहिए। महज एक खामोशी से वो उसकी सोच का अंदाजा कैसे लगा सकता था? उसके जहन में क्या चल रहा है? इस तक कैसे पहुंच सकता था? सुबह सवेरे पैरी के पिंजरे की सफाई करके वो इसी शशो पंज में टहलता फिर रहा था जब दरवाजे की घंटी बजी। आगे बाहर का दरवाजा खोला तो सामने 10 साला स्पाइडरमैन और 11 बैटमैन खड़े थे। उसने बेख्तियार अपनी आंखें घुमाई। दोनों ने अपने मास्क उतारकर मुस्कुराहटें दिखाई। हाथ में एक डिब्बा था, इसमें बहुत सारी चॉकलेटें थी। जेम्स एंड विलियम दोनों ने अपने अपने सीने पर लगे बैजेस की तरफ इशारा करके तारुफ करवाया। कहाँ से आए हो? चॉकलेट्स लेते हुए पूछा। उन्होंने सड़क के उस पार सुर्ख बार वाले घर की पिछली जानिब इशारा कर दिया। वो नए घर में इसी हफ्ते में शिफ्ट हुए थे। तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं कि वो घर हॉन्टेड है? रियली? राहिम जो खौफ भरे तासुरात देखने का मुतमनी था, सर झटक कर रह गया। नाम क्या है बताया तुमने? स्पाइडरमैन। दोबारा नाम बताने लगा था कि उसने हाथ उठाकर रोक दिया। पड़ोसियों के बच्चे दर्द सर हुआ करते हैं। टेंशन नंबर 1। राहिम ने हाथ झाड़कर जेम्स की तरफ इशारा किया। ये उसका नाम तय हुआ। टेंशन नंबर 2। दूसरा इशारा विलियम की तरफ था जो होंक बिना उसे देख रहा था। दोनों के नाम तय करके अंदर चला गया। ये अभी अभी उसने क्या कहा? एक भाई ने दूसरे भाई से पूछा था। जेम्स ने लब भींच लिए, गर्दन अंदर डाली। सामने ही वो ओपन किचन टेबल पर बर्तन खाली कर रहा था। गहरी सांस लेकर खाली डिब्बा उनके हवाले कर दिया। जेम्स ने बॉक्स खोलकर देखा कि शायद इसमें कुछ हो कि उसके बराबर वाली मिसिस ग्रांट ने तो काफी सारे
कुकीज डाल के दिए हुए थे, मगर ये कोई बहुत ही कंजूस किस्म का पड़ोसी था। खाली डिब्बा देते हुए उसे कोई शर्म भी नहीं आई थी। अपनी मम्मी से शुक्रिया कहना, कह देंगे, वो जलकर बोला। फिर दोनों अपने घर चले गए। मॉम, उसने कहा, हमारा घर हॉन्टेड है। जेम्स ने फिक्रमंदी से अपनी माँ को बताया। जिसके तुम दोनों जैसे बच्चे हों, उसे भला हॉन्टेड हाउसेस से क्या डर। मिसेस एंडरसन गहरी सांस लेकर ग्रोसरी की लिस्ट बनाती रही। जेम्स और विलियम अपना पड़ोसी जानने वाले 4 बार उससे मिलने आ चुके थे। एक बार तोता देखने आए थे, दूसरी बार हॉन्टेड हाउस से मुतल्लिक मालूमात चाहिए थी, तीसरी बार विलियम को मिस्टर वेल स्मिथ के बारे में पूछना था। उसे उनका घर बाहर से बहुत अच्छा लगा था। चौथी बार उसे अपनी कोई कहानी डिस्कस करने आए थे और हर बार बावजूद कोशिश के भी वो उन्हीं घर से निकाल नहीं सका था। दरवाजे पर बड़ा बड़ा डेंजर बोर्ड लगाने का कोई फायदा नहीं था। इससे जेम्स और विलियम जैसी मखलूकात ज्यादा अट्रैक्ट होती थी। चौथे दिन उनका सवाल शुरू हुआ। उसने भी सुख की सांस लेते घर की तमाम खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए, दरवाजा बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी दोस्तों के साथ ज्वाइंट स्टडी का प्रोग्राम था। 7 बजे निकलना था। एक बार फिर सर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। फारिस आज नीचे नहीं आया था। उसे हैदर की बात याद आई और उसका हुक्म भी। बालों में हाथ फेरते हुए उसके कमरे में गया। वो राइटिंग टेबल पर ही कोई किताब खोले बैठा था। उसने बताया वो 2-4 घंटों तक वापस आ जाएगा। फारिस ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर सर झटक कर चला गया। 4 घंटों का कहकर वो 1.5 घंटे बाद ही वापस आ गया था। उसका सर घूमा हुआ था। मेरे अपने 100 काम हैं, अब मैं हर वक्त उसके साथ बाउंड होकर तुम घर में नहीं बैठ सकता ना। तुम क्या चाहते हो, मैं यूनिवर्सिटी भी छोड़ दूं? रुक कर कुछ सुना। लहजे में गुस्सा आ गया। हमारे दरमियान ये तय नहीं हुआ था। चंद लम्हों का तवक्कुफ करके पेशानी मसली। तुम्हें चाहिए था पहले उसे किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाते, फिर मेरे पास छोड़ते। वो कोई बात ही नहीं करता तो मैं क्या कह सकता हूँ। फोन पर किसी से बहस करते उसकी नजर फारिस पर पड़ी तो रुक गया। वो सीढ़ियों पर बैठा था। उसे एकदम से अपने जुमले की संगीनी का अंदाजा हुआ। काल काट दी। फारिस उठकर अपने कमरे में चला गया। राहिम गहरी सांस लेकर रह गया था। लंदन में उसका 3रा हफ्ता था और इस अरसे में वो पहली बार बाहर निकला था। मुर्दा कदम उठाते चलता गया। उसके करीब से ही साइकिल के पेडल्स पर जोर जोर से पांव मारती 5-6 साल की बच्ची गुजर गई। उसने 2 पोनियां बना रखी थी। उसका फ्रॉक गुलाबी रंग का था। एक झलक में उसे वो डॉक्टर मुस्तफा की नवासी जन्नत लगी थी। उसने नजर हटाकर रुख मोड़ लिया। अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस करते कहीं और देखने लगा। ऐसे बहुत से मनाजर थे जो गुजरते वक्त का हवाला ज़हन की तारीकियों में रोशन करते थे, जैसे बारिश की रात और बंद कमरे का तसव्वुर उसके हवासों पर भारी पड़ता था। ऐसे ही बच्चों का शोर, मुस्कुराहटें कह के भी उसे परेशान करते थे। कोट की जेबों में हाथ डाले वो आगे चलता रहता। अगर रास्ते में ही उसे मौसम के बदलाव का एहसास ना होता। बारिश बरसने लगी तो वो रुक गया। मजीद आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। उसने वापसी का रुख कर लिया था, लेकिन बगोनिया हाउस तक पहुंचने से पहले उसकी नजर दूर से इस आलीशान गाड़ी पर पड़ गई थी जो अभी अभी वहां आकर रुकी थी। उसने हैदर के हमरा आजम शेराजी को निकलते देखा था। छतरी के साए में बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा था। वो उल्टे कदम पीछे हटा। सड़क के उस पार एक तवील गली के दामन में दीवार से लग कर खड़ा हो गया। सपहर का सूरज गरूब होने में काफी वक्त था। बूंदाबांदी अब बारिश का रूप धार चुकी थी। हुडी सर पर चढ़ाते वो सीढ़ी पर बैठ गया था। आजम शेराजी की एक झलक भी और जहन के पर्दों पर मनाजिर बिखर गए थे। अब तक कहीं जाने वाली हर तलख और तुर्श बात उसके इतराफ में गूंजने लगी थी। सामने बारिश का पानी जमा हो रहा था। वो अपने गिर्द बाजू लपेटे इस पानी को देखने लगा था। अपना फोकस कहीं और जमाने लगा था। लब कप कपा रहे थे और आंखें बेतहाशा नम हो गई थी। उसकी हर तकलीफ का सबब आजम शेराजी थे। उसके हर दुख की इब्तिदा उनसे होती थी। उसकी हर सजा का तयन वही करते थे। उसने लड़ते हाथों को कोट की जेब में डालकर सख्ती से भींच लिया। बिल्कुल सामने ही जेम्स और विलियम एक दूसरे से बहस करते, लड़ते झगड़ते चले आ रहे थे। फारिस पर नजर पड़ी तो चौंक कर रुक गए।
वो दोनों ही भीगे हुए रेन कोट्स में मलबूस उसे चंद लम्हों तक देखते रहे। उन्हें इस गली से ही गुजरकर अपने घर की तरफ जाना था। वो उसके सामने आकर रुक गए। फारिस ने जरा सा सर उठाकर उन्हें देखा। हमसे राहिम पूछेगा तो हम कह देंगे हमने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा। जेम्स दोस्ताना लहजे में गोया हुआ। विलियम उसका हाथ खींचे जा रहा था ताकि वो यहाँ से चलता बने, लेकिन उसे तो जैसे फारिस की गुड लिस्ट में शामिल होना था। फारिस ने सर झुका लिया, निगाहें बारिश के पानी पर ठहरा ली। अगर तुम चाहो तो हमारे घर आ सकते हो। मैं मोम से कह दूंगा कि जिस बॉल से कल खिड़की का शीशा टूटा था वो तुम्हारी थी और तुम हमारे घर माजरत करने आए हो। मोम माजरत करने वालों को बड़ा प्यार देते हैं। उनको लगता है गलती तस्लीम करना बहुत बड़ी बात है। अब बगैर किसी वजह के तो वो उसे अपने घर नहीं बुला सकता था। वो सुनी अनसुनी किए रहा। पता नहीं कैसा अजीब लड़का था। राहिम ठीक ही कहता है इसके बारे में। जेम्स लब भींच कर रह गया। जैसे तुम्हारी मर्जी। बेइज्जती का जो हल्का फुल्का सा एहसास हो रहा था उसे रद्द करते जाने के लिए आगे बढ़े। आसमान पर एकदम से बिजली कड़की थी। आवाज तेज, भारी, खतरनाक। हाथ सख्ती से भींचे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बहुत ही अचानक और एक झटके से बारिश एकदम से तेज हो गई। यहाँ आए रोज ऐसा ही मौसम हो जाता था। लंदन बारिशों के हवाले से काफी से ज्यादा मशहूर था। जेम्स हैरान हुआ था। क्या वो वाकई में उनके घर आने वाला था? कदम उठाए तो वो भी उनके पीछे चलते हुए उनके घर की बैरूनी बार तक आ गया। जेम्स को जैसे यकीन नहीं आया था। आओ आओ, खुश इखलाकी का मुजाहिरा करते हुए अंदर ले आए। विलियम काफी से ज्यादा परेशान हो रहा था। जेम्स ने घर के अंदर जाकर लंबा चौड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन वो बोल तो विलियम की थी। मिसेस एंडरसन ने फारिस को देखते हुए अपने बेटे को घूरा। उसने सर झुका लिया। हाँ, विलियम ही तो उसके साथ खेल रहा था। अब ये एक्सक्यूज करने आया है। और जो एक्सक्यूज करने आया था वो चुपचाप सोफे पर खिड़की से कदरे फासले पर बैठा हुआ था। उसका सर हनूस झुका हुआ, उसकी उंगलियां घुटने पर मुतहरिक थी। उसका चेहरा स्मार्ट मगर आंखों से अजीब सा तासुर झलक रहा था। जेमी, अगर ये तुम्हारी ही कोई बनाई हुई कहानी है तो उन्हें उसकी किसी बात पे यकीन नहीं आया था। ठीक है, मैं कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं हर वक्त कहानियां ही सुनाता रहता हूँ। आपको मुझे संजीदा लेना चाहिए मॉम। विलियम उसके पीछे छुपा खड़ा था। भाई उसके सर पर से सारे इल्जाम जो हटवाने पे लगा था। तो मोरल स्पोर्ट भी किसी चीज का नाम है। उन्होंने गहरी सांस लेकर फारिस को देखा। फिर माजरत क्यों नहीं की इसने अभी तक? मुझसे कर ली ना, बस बात खत्म। लेकिन तुमने कहा वो यहाँ मुझसे माजरत करने आया है। सिर्फ 4 क्रैक ही तो आए हैं शीशे पर, सिर्फ 4 क्रैक। आप इस बात को भूलती क्यों नहीं है? जरा सा रूहान सा हुआ। तुम्हें क्यों याद रहता है? घर में अब कौन सा नया नुकसान करना है? उन्होंने डांट दिया। वो भूमि सकेर कर रह गया। मुझे तुम्हारी चालाकियों का पूरी तरह से इल्म है। वो तासुब से सर हिलाती फारिस के पास आ गई। जाने उसके बेटे क्या कहकर बेचारे को अपने साथ ले आए थे। क्या तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा था, मगर उसने जवाब नहीं दिया था। पानी की ऑफर की गई थी, पानी नहीं लिया था। उसकी बेयकीनी और बेकरारी पर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। राहिम का क्या लगता है? अंदर जाके अपने बेटे से पूछा। वो नूडल्स खा रहा था। सर उठाया। दुश्मन, उसने यही सुना था। क्या? पता नहीं, कुछ तो लगता होगा। बुरबुरा का रह गया। वो गहरी सांस लेकर बाहर आई तो दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। जेम्स ने भागकर दरवाजा खोला था। सामने ही राहिम खड़ा था, छतरी उठाए, अच्छा खासा तपा हुआ। फारिस को देखा है कहीं? वो कतार में सभी घरों के दरवाजे खटखटाता उसके बारे में पूछता हुआ यहाँ तक आया था। 1.5 घंटा हो गया था उसे ढूंढते हुए। हर जगह से पता करवा लिया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या पता वो कहाँ है? हम क्या जाने वो कहाँ हो सकता है? हाथ लहराकर बात करता उसका पारा मजीद चढ़ा गया। लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई बात हुई, उसकी मॉम ने उसे कान से पकड़कर खींचते हुए पीछे हटाया था। वो कराहता उड़लाता रह गया था। हाँ, वो बच्चों के साथ आया था। जेम्स को पीछे हटाते उन्होंने कहते हुए अंदर आने का रास्ता दिया था और फारिस वजदान पर नजर पड़ते ही राहिम बामुश्किल जब्त कर सका था। जबरदस्ती मुस्कुराकर मिसेस एंडरसन को देखा। हाँ, वो वैसे ही, बस मैं ढूंढ रहा था। दांत पीस कर कदम उठाते उसके सर पर पहुंचा।
किसी और घर के में था तो कुछ कह भी नहीं सकता था, वरना दिल तो चाह रहा था कि रख कर एक थप्पड़ उसकी गाल पर तो जरूर झाड़ दे, मगर जब्त करके उसे बाजू से पकड़ा और खींचते हुए बाहर चला आया। बाहर लाते मिसेस एंडरसन का शुक्रिया अदा करना नहीं भूला। दाएं तरफ गली से गुजरते उसने फारिस का बाजू झटके से छोड़ दिया। समझ क्या रखा है मुझे तुमने? बेबी सटरा हूँ तुम्हारा, अपने सारे काम छोड़कर तुम्हें दूसरों के घर ढूंढता फिरूंगा। वो चुप रहा, मुंह ही मुंह में बुरबुराते हुए वो छतरी के तले लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ा और फारिस को भीगने के लिए छोड़ दिया। फिर रुक कर बोला। वो अपनी जगह पर वहीं खड़ा था, पेशानी मसलते वापस उसके पास आया। अब क्या मसला है? जिच होकर पूछा। उसे जो मसला था उसे बता नहीं सकता था। घर में आजम शेराजी थे। जब तक वो वहाँ थे वो घर नहीं जाना चाहता था। वो सारी रात यही बारिश में बाहर ही गुजार लेना चाहता था। राहिम ने गहरा सांस लेकर उसे देखा। आजम शेराजी जा चुके हैं, जाने कैसे, मगर वो समझ गया वो घर क्यों नहीं जा रहा था। अब चलो। लहजे में अब के नरमी थी। उसने खामोशी से कदम उठा लिए। सड़क के उस पार बगोनिया हाउस के सामने पोर्च में कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। घर के अंदर भी वो नहीं थे, सिर्फ हैदर मौजूद था। वो उसके लिए शॉपिंग करके लाया था। जिस नए स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था उसकी आगाही देने आया था। ड्राइंग रूम में फारिस सोफे पर उसके सामने बैठा चुपचाप उसे सुनता रहा था। अगले दिन वो उसे अपने साथ स्कूल भी ले गया। क्लास प्रेसिडेंट ने उसे पूरे स्कूल का टूर भी करवाया। क्लासेस की तफसीलात से भी आगाह कर दिया गया। किताबें, यूनिफॉर्म, सेमेस्टर का शेड्यूल सब बता दिया गया। हैदर उसकी आसानी के लिए आया था। नए माहौल में, नए स्कूल में, नई जगह पर उसे एडजस्ट होने तक उसके पास ही रहना चाहता था। उसे यही हुक्म मिला था, मगर फारिस वजीदान ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया था। उसकी दिलचस्पी हर शय से खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर जीने की, आगे बढ़ने की ख्वाहिश मिट चुकी थी। वो एक ही मुकाम पर मुंजमद हो गया था। वक्त के दायरे में रहकर कहीं साकिन हो गया था। वो अब पहले जैसा नहीं हो सकता था, पहले की तरह जिंदा नहीं हो सकता था। उसे अब कोई बात मुतहर्रिक नहीं करती थी। अब कोई ख्वाब मसहूर नहीं करता था। अब कोई ख्वाहिश, कोई उमंग भी नहीं रही थी। उसे अपना आप किसी शय में कैद होता महसूस होता था। हैदर चाहता था वो स्कूल जाए। उसने हर मुमकिन कोशिश भी की, उसे समझाता भी रहा, मगर फारिस किसी सूरत उसकी बात मानने को तैयार ना था। वो कुछ दिन के लिए चला जाता, फिर आ जाता, दोबारा बैठकर समझाता। उसके जिम्मे एक काम था, उसे वो काम हर सूरत पूरा करना था। आपको अपनी तालीम हासिल करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उस दिन भी वो मिलने आया तो समझाने लगा। राहिम सोफे पर नीम दराज कुर्च कुर्च चिप्स खाते हुए उन्हें ही देखे जा रहा था। जब उसने अपनी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर ही लिया है तो तुम उसे क्यों फोर्स कर रहे हो? सटरा मुंह में दबाकर एक लंबा घूंट भरा। हैदर हमेशा ही उसकी टांग अड़ाने पर जिच होता था। एक तो इसे फारिस को जहनी तौर पर तैयार करना नहीं आ रहा था, दूसरा जो जहन साजी वो तालीम के फवायद कनवा कर करता था उसे राहिम फना कर देता था। पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, गुंडे बन जाओ, बड़ा स्कोप है। राहिम, हैदर ने घूर कर उसे मुतनिब्बा किया था। क्या? बाजू फैलाकर हैरानी का इजहार किया। अपना मुंह बंद रखो और मुझे बात करने दो। पिछले 2 हफ्तों से तुम बात ही कर रहे हो, कोई हल निकला? हैदर दांत पीस कर रह गया। जब वो स्कूल नहीं जाना चाहता तो तुम उसे क्यों फोर्स कर रहे हो? तुम हमारे दरमियान मत आओ। मैं कहाँ आ रहा हूँ? देखो मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। उसने लाउंज से हाँक लगाई। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। हैदर को एहसास हुआ उसे फारिस को समझाने के लिए किसी अलग कमरे का इंतखाब करना चाहिए जहाँ राहिम की कोई मुदाखलत ना हो, मगर ऐसा हो नहीं सकता था। अभी बात हो ही रही थी कि घंटी बजने लगी। इस वक्त कौन आ गया? राहिम जुजबुज होता कोलों की तरफ सोफे से उठकर दरवाजे पर गया। उसने छोटी सी खिड़की स्लाइड कर दी। सामने जेम्स और विलियम खड़े थे। हम तोते से मिलने आए हैं। तोता सो रहा है। उसने स्लाइड खट से बंद कर दी। दोबारा बेल बजी तो उसने स्लाइड दोबारा खोली। अगर मैं कातिल को ही पुलिस फोर्स में शामिल कर दूं और उसे तमाम कत्ल केस इन्वेस्टिगेट करता दिखाऊं तो? दानिस्ता रुक कर फातिहाना मुस्कुराहट दिखाई कि अब तो अनोखा आइडिया मिल ही गया। तुम अभी भूतों पर काम करो, इस पर बाद में आना। और भूतों से याद आया, मिस्टर वेल स्मिथ का घर हाउंटेड है क्या? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारे दिमाग में कोई खलल होगा।
बुरबुरा कर स्लाइड बंद की और इससे कबल के दोबारा बेल बजाई जाती उसने स्लाइड खोलकर सर आगे किया। लिसन मिस्टर विलियम, जेम्स फौरन से टोका गया। मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। अकब में हैदर ने झट से दरवाजा खोलकर उसे बाहर धकेल दिया। नहीं, ये बिल्कुल मसरूफ नहीं है, इसे ले जाओ, टाटा बाय बाय। इससे पहले कि वो सीढ़ियों पर तवाज़ुन संभालते हुए सीधा होता, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हैदर, वो दरवाजा बजाते हुए चिल्लाया। स्लाइड से उसके जूते बाहर फेंक दिए गए। क्या है यार, दरवाजा खोलो। मगर हैदर बेहद संजीदगी से फारिस वजदान के सामने जा बैठा। उसे लगा अब वो बहुत सुकून से बात कर सकता है, उसे समझा सकता है। बाहिर राहिम ने गर्दन मोड़कर जेम्स और विलियम को देखा। उसकी ऐसी इज्जत अफजाई पर उन्हें हंसी आई थी, मगर वो संजीदा सा चेहरा बनाए खड़े थे, जैसे उन्होंने तो उसे बाहर निकलते देखा ही नहीं था।